स्टूडेंट आज हम प्रयोजनवाद व शिक्षा के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। प्रैग्मेटिज्म एंड एजुकेशन। हमने इससे पूर्व जाना कि प्रयोजनवाद क्या है। ठीक, हमने इसमें ये जाना कि ये कोई बात नहीं है। इससे सबसे पहले जो कहा जाए, चार्ल्स फैड्रिक पियर्स ने अपनी पुस्तक में इसे वाद के रूप में प्रस्तुत किया। एक विचारधारा है, वो भी केवल कहा जाए अमेरिकी विचारधारा है, जिसमें ये समझाया गया है कि जो हमें दुनिया में बहुत सारी वस्तुएं हैं या बहुत सारे तत्व हैं, हमें सबके बारे में अध्ययन नहीं करना है। जो हमारे जीवन में आवश्यक हैं, हम उसको अपने जीवन के हिसाब से उपयोगी बनाना, यही प्रयोजनवाद है। ठीक भाई, हमें क्या करना है, अपने जीवन के हिसाब से इसे उपयोगी बनाना है। क्लियर? यानी कि कहा जाए, इसका शाब्दिक अर्थ यही बताता है इफेक्टिव एक्शन, कि हम प्रभावी कार्य करें जिससे हमारा जीवन सुदृढ़ हो। उसके बाद हमने इसकी मीमांसाएं जानी। मीमांसा में तत्व मीमांसा हमने जानी कि तत्व मीमांसा में क्या था कि भाई प्रयोजनवाद किसी तत्व का सिद्धांत नहीं है, ये न कोई वस्तु का सिद्धांत है या वस्तु को ये कहता है, केवल हमें क्या करना है, जो अनिश्चित अवधारणाएं हैं, अमूर्त अवधारणा है, उसको क्रिया के माध्यम से सिद्ध करना है। क्लियर? उसके बाद ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा में उन्होंने कहा है कि हम जो रिसर्च करने वाले व्यक्ति होते हैं, रिसर्च स्कॉलर जो होते हैं, वो क्या करते हैं, पहले समस्या बनाते हैं, फिर उसके प्रॉब्लम्स के डाटा इकट्ठा करते हैं, डाटा को परिकल्पना में बिठाते हैं और उसको परीक्षण करते हैं और परिणाम निकालते हैं। उसके माध्यम से ही सत्य को ज्ञात किया जा सकता है। उसके बाद हमने मूल मीमांसा जानी। मूल मीमांसा में उन्होंने जाना कि हमें क्या है, हम एक सामाजिक प्राणी हैं, तो आपस में एक दूसरे की सहायता करें, सत्कर्म करें और दूसरों को हेल्प करें। तो ये हमारे उसमें हो गए। और उन्होंने ईश्वर के बारे में भी कॉन्सेप्ट दिया है कि ईश्वर आदर्श और वास्तविकता के मध्य संबंध बनाने वाली एक क्रिया है। क्लियर? इसके बारे में इसके सिद्धांत जाने, आपने पढ़ रखे होंगे, उद्देश्य भी जाने, और आज हम इसकी शिक्षा के बारे में जानेंगे। देखिए स्टूडेंट, मैं एक ही हिसाब से कहूँ कि जो एजुकेशन है वो क्या है भाई, इनने प्रयोजनवाद को मैंने 3 भागों में बांटा था। जब प्रयोजनवाद का अर्थ समझाया था तो मैंने प्रयोजनवाद में क्या करा था, 3 भागों में बांटा था। जिसमें से मैंने पहले बताया था कि ये जो प्रयोजनवाद है वो मानवीयवाद है। मानवीय प्रयोजनवाद यानी कि मानव की बहुत चिंता करता है, मानव से संबंधित काम को करना है ये। फिर उसके बाद क्या करना है, प्रयोग के आधार पर हमें किसी चीज को, प्रयोगात्मकवाद, और उसके बाद जीव शास्त्रीवाद। इन तीनों चीजों से मिलकर जो बना है वो क्या है, प्रयोजनवाद है। यही इसकी शिक्षा है। जैसा उन्होंने बताया, मानवीय प्रयोजनवाद में उन्होंने कहा है कि प्रत्येक कर्म मनुष्य मात्र के लाभ के लिए होना चाहिए। जो भी कर्म करें हम उसको क्या करें, मनुष्य के लाभ के लिए करना चाहिए। हमें कोई भी कार्य करना है तो वो किसके लिए होना चाहिए, मनुष्य के लिए होना चाहिए। उसके बाद हमने कहा था कि भाई कोई भी सत्य को ऐसे ही स्वीकार नहीं करना चाहिए जिस तरीके से हमें बताया गया हो, हमें उसे कसौटी पर कसना चाहिए, उसके बाद भी उसे स्वीकार करना चाहिए। और हमने तीसरा हमने पढ़ा था कि जो जीव शास्त्रीवाद है उसमें कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति, जो प्रत्येक मानव है, वो जो है किसी न किसी जीव का आंशिक है। जैसे कहा जाए, जीव शास्त्रीय प्रयोजन के अनुसार मानव की उस शक्तियों को महत्वपूर्ण समझा जाता है जिसकी सहायता से वह अपने आप को वातावरण के अनुसार बना लेता है। मतलब कोई भी जीव है, हम मनुष्य हैं, हम समाज में ही जीवन जी सकते हैं, जंगल में नहीं जी सकते हैं। जंगल में मतलब जानवर जिएंगे, कीड़े मकोड़े जिएंगे, तो हमें अनुकूलन करना है उस चीज को भी हमने प्रयोजनवाद की शिक्षा में जाना। यही है हमारी प्रयोजनवाद की शिक्षा के हमें अध्ययन क्या करना है, कोई भी कार्य करना है मानव कल्याण के लिए करना है, ऐसे ही किसी चीज को नहीं करना है, प्रयोग के अनुसार सीखना है। जीव शास्त्र में हमने सब जीवों के बारे में जाना कि भाई हम जो जीव हैं हमें किस तरीके से जीना चाहिए।
तो अब इन सबका निचोड़ की बात कहूँ तो इन्होंने जो शिक्षा दी है वो ये कहती है कि जो शिक्षा है इंक्लूजनवाद की वो सामाजिक कार्यों पर आधारित है। क्लियर? तो इसकी ये शिक्षा की हो गई, इन चीजों पर आधारित हो गई। यानी कि इसमें हम कह सकते हैं सामाजिक कार्य वाली शिक्षा। क्लियर? उसके बाद जो जो शिक्षा है सामाजिक, वो हम किससे करेंगे? वास्तविक अनुभव से। अनुभव से। और ये सब चीजें को करना है, हमें सब अनुकूलन बनाना है। ये प्रयोजनवाद की शिक्षा है। अब हम बात करते हैं इसके, बात करें हम पाठ्यक्रम की। भाई इसका कैरिकुलम क्या होगा? ये बहुत अच्छी बात है कि प्रयोजनवाद के लिए ज्ञान का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। यहाँ पर जो है, जो कहें हम एक तरीके से प्रकृति के हिसाब से होना चाहिए कि बस हम प्रगति कैसे करेंगे उसी अनुसार हम पाठ्यक्रम ग्रहण करना है। तो पाठ्यक्रम बनाने के लिए इसमें क्या है? उपयोगी, भाई जो चीज उपयोगी है उसको यूज में लाएंगे। उसके बाद बालक की रुचि के अनुसार लाएंगे। उसके बाद बालक के अनुभव के सिद्धांत के आधार पर लाएंगे। उसके बाद हमारा आ जाएगा एकीकरण, इन सबको मिला लेना। अब ये कैसे होगा? ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। इसमें हमने जाना कि स्टूडेंट ये सारी चीजें करनी है तो हमें एक तरीके से एक्टिव कैरिकुलम बनाना है। कैसा कैरिकुलम बनाना है? जो वर्तमान प्रेजेंटेशन के आधार पर हो। यानी कि हमें क्या पढ़ना है? भाषा पढ़नी है, गणित पढ़नी है, विज्ञान पढ़ना है, तकनीकी पढ़नी है, इतिहास पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है। जो मेन रूप से इसमें क्या है? तकनीकी और विज्ञान है। जो जागरूक तरीके से इसमें हर एक चीज को इस तरीके से बताया गया है जिससे कि हर एक चीज जरूरी हो जाती है कि हमें पढ़ने के साथ साथ उसे अपने जीवन में भी लागू करना है, जो उपयोगी हो। जैसे आज के समय में हमने देखा चिकित्सा के क्षेत्र में हमें कोरोना हुआ, तो कोरोना के विषय में हमने क्या करा? उपयोगी करने के लिए हमें टीकाकरण बनाया। तो ये सारी चीजें जरूरी हैं। ये हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं, ये सारी चीजें होने के बाद हम बात करते हैं कि भाई हमने करिकुलम देख लिया। अब हम टीचिंग मेथड की बात करेंगे। क्या बात करेंगे? टीचिंग मेथड, यानी शिक्षण विधि। शिक्षण विधि क्या होंगी? भाई इसमें ये कहते हैं पहले से कि किसी भी ज्ञान को ऐसे ही सीखना नहीं है। कोई भी ज्ञान है उसे क्रिया के आधार पर सीखो। क्रिया या प्रयोग या अनुभव, वही ज्ञान सत्य है। ये तो एक विधि पहले हो गई। उसके बाद हमने क्या कहा कि कोई भी सीखना हो वो उद्देश्यपूर्ण हो, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया द्वारा सीखना। आप जब तक कोई उद्देश्य बनाकर नहीं सीखेंगे तब तक आप अच्छा नहीं सीख पाएंगे। क्लियर? और इन्होंने ये भी कहा है कि हम कोई निश्चित एक विधि के बारे में न करें। जिस तरीके से हमें सीखने में आनंद आ रहा है वही हमारा वो होगा सीखने की विधि। उसके बाद आ जाता है हमारा टीचिंग पॉइंट आ गया, शिक्षक।
और छात्र। जब हमने इसका पाठ्यक्रम बताया था तो हमने बताया रुचि के अनुसार, तो शिक्षक क्या होगा यहाँ पर और छात्र क्या होगा, ये दोनों बात हो गई। शिक्षक यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट भी है, परंतु गौण कहना पड़ता है, तो मगर यहाँ है जो अध्यापक है वो मुख्य है, और उसका मुख्य इस तरीके से है कि अध्यापक का मुख्य कार्य छात्रों को प्रभावपूर्ण अनुभव प्राप्त करने के लिए उपयुक्त परिस्थितियां देना हो। कहने का मतलब है जो शिक्षा हो वो बाल केंद्रित तो हो, परंतु फिर मैंने लिखा है परंतु हम जो शिक्षक होगी वो शिक्षक जो है अनुभवशील हो, अनुभवशील व्यक्ति हो, जो छात्रों को उचित व प्रभावपूर्ण परिस्थितियां दे पाए। और ये परिस्थितियां जब दे पाएगा जब जो शिक्षक है वो ट्रेंड टीचर, ये ऐसी शिक्षा दे पाएगा। तो शिक्षक है मुख्य, परंतु शिक्षा बाल केंद्रित है, ये मुख्य है। क्लियर? ये मुख्य है, शिक्षा बाल केंद्रित है, ये मुख्य है। इसके बाद आया था हमारा छठा अनुशासन। भाई इसमें अनुशासन की बात करें तो इनमें दो बातें मुख्य इम्पोर्टेंट है। शिक्षार्थी जिसे अनुशासन में रखना है वह, और जिसे अनुशासन में रखना है, और अध्यापक जो इसे अनुशासन में रखेगा। इन दोनों को इस ऐसी तरीके से बनाना है कि भाई हमें सामाजिक वातावरण बनाना है, सामाजिक वातावरण के अनुरूप अनुशासन। भाई हमें क्या है, कोई भी व्यक्ति है भविष्य में उसे समाज में रहना है, तो समाज की परिस्थितियों के अनुसार कि ऐसा अगर होगा तो तुम समाज से निकाल दिए जाओगे, तो इसमें सामाजिक अनुशासन पर ज़्यादा बल दिया है। अनुशासन स्वयं और उसकी रुचि और बाह्य नियंत्रण के संबंध में स्थापित करना जरूरी है। थैंक यू वेरी मच। ये आपका आज प्रयोजनवाद भी समाप्त हुआ। थैंक यू वेरी मच।